नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, इस अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है, खाली स्थान, उसको पूर्ति करना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का जो क नंबर प्रश्न है वह है मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश है। तो मानव पोषण के जो मुख्य चरण है वह क्या क्या है, वह डैश में लिखना है, 5 डैश में। ठीक है। तो देखिए, मानव पोषण के जो मुख्य चरण है वो पहला जो डैश है उसमें होगा अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना। इसके बाद पाचन, अगला जो डैश है उसमें क्या होगा, पाचन, यानी जो हम भोजन ग्रहण किए हैं उसका पाचन क्रिया होता है। फिर अगला डैश में होगा अवशोषण, जो हम भोजन ग्रहण किए हैं उसका जो पाचन क्रिया के बाद उसमें जो पोषक तत्व है, ठीक है, उसका अवशोषण होता है। फिर अगला डैश में होगा स्वांगीकरण, फिर उससे जो पोषक तत्व हम ग्रहण किए हैं उसके शरीर के विभिन्न भागों में उसका यूज होता है। एवं निष्कासन, फिर जो अवशेष बच जाता है उसका निष्कासन होता है। तो ये जो है मानव पोषण के मुख्य चरण है। ठीक है। अब देखिए, ख नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, ये खाली स्थान में भरना है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है। डैश में क्या होगा, तो यकृत। ग नंबर प्रश्न है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है। तो जो डैश है उसमें क्या होगा, तो पाचन रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ नंबर प्रश्न है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक यानी अंदर की जो भित्ति अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो डैश में क्या होगा, तो दीर्घ रोम, उसे क्या कहते हैं, तो दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। अमीबा जो है वह अपने भोजन का पाचन डैश में जो है करता है। तो डैश में क्या होगा, खाद्य धनी, खाद्य धानी के रूप में जो है वह अपना भोजन का पाचन करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में क्या होगा, तो खाद्य धानी के रूप में करता है। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उन कथनों को चिन्हित करना है। तो देखिए, सेकेंड नंबर का जो क नंबर प्रश्न है वह है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड का जो पाचन है वह आमाशय से प्रारंभ होता है। यह सत्य है या असत्य है, यह पहचानना है। तो यह जो है वह असत्य है, क्योंकि मंड का जो पाचन है वह मुख्य से प्रारंभ होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो यह क्या है, असत्य है। घ नंबर प्रश्न है, जीभ लाल रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। जीभ जो है वह लाल रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। तो यह जो है वह सत्य है, जीभ जो है वह लाल रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। तो यह क्या है, यह कथन वह सत्य है। ग नंबर है, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में जो पित्तरस है
वह अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि पित्ताशय में जो पित्तरस है वह अस्थायी रूप से ही वहाँ पे भंडारित होता है, संचित होता है। तो यह कथन भी क्या है, वह सत्य है। घ नंबर प्रश्न है, रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। रूमिनेट जो है वह निगली हुई, एक बार जो घास को ग्रहण कर लेते हैं उनको दोबारा मुख में लेकर वापस मुख में लेकर क्या करता है, फिर से चबाने का कार्य करता है। तो यह कथन भी सत्य है। रूमिनेट जो है वह निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो यह कथन भी क्या है, वह सत्य है। ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। तो सही ऑप्शन पर जो सही विकल्प है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए थर्ड नंबर का क नंबर प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। यानी वसा का जो पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अंग कौन सा है, यह बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अमाशय, सेकेंड नंबर ऑप्शन है मुख यानी मुंह, थर्ड नंबर ऑप्शन है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है विद्रांत यानी बड़ी आंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा थर्ड नंबर यानी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ही ख नंबर क्वेश्चन है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह अंग कौन सा है, यह बताना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अमाशय, सेकेंड नंबर ऑप्शन है ग्रासिका, थर्ड नंबर ऑप्शन है क्षुद्रांत, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है विद्रांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्थ नंबर विद्रांत। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए में जो कथन दिया गया है उसका मिलान करना है कॉलम बी के कथनों से। तो देखिए कॉलम ए में जो है वह खाद्य घटक दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है, तो खाद्य घटक है। इसी प्रकार से कॉलम बी में जो है वह पाचन के उत्पादन दिए गए हैं, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। इसी प्रकार से शर्करा एवं एमिनो अम्ल। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन के उत्पादन होते हैं वो होते हैं शर्करा। इसी प्रकार से प्रोटीन का जो पाचन के उत्पादन होते हैं वो होते हैं एमिनो अम्ल, और वसा का जो पाचन के उत्पादन होते हैं वो होता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के द्वारा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला है कि दीर्घरोम क्या है, वे कहाँ पर पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। तो देखिए इसका जो उत्तर है वह है दीर्घरोम अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं। दीर्घरोम जो है वह अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं। वे क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। वे जो है यानी दीर्घरोम वे क्षुद्रांत यानी छोटे आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम की सतह से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम के जो सतह पर बचे हुए भोजन है उसका अवशोषण होता है, यह इनका कार्य है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि पित्त जो है वह कहाँ निर्मित होता है, पित्त जो है वह निर्मित कहाँ होता है, यह यानी पित्त भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, तो यह बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है पित्त यकृत में निर्मित होता है। पित्त जो है वह कहाँ पे निर्मित होता है, तो यकृत में। ठीक है, यानी लीवर में। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो यह भोजन के
किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो यह वसा की पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि पित्त यकृत में निर्मित होता है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसका पाचन जो है वह रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। इसका कारण क्या है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, सेलुलोज का पाचन जो है वह रूमिनेट द्वारा किया जाता है। सेलुलोज का पाचन रूमिनेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये सेलुलोज क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसका जो पाचन है वह कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य के द्वारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो पाचन क्रिया होता है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है जो कि मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होता है, इसलिए जो है मानव नहीं कर पाता है। ठीक है। 1 नंबर प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से जो है वह ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है? तो इसका जो उत्तर है, ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है। ग्लूकोज जो है वह शर्करा का एक सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है, जिसे पचाना जो है वह बहुत ही आसान है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यह जो है तुरंत आंतों के द्वारा जो है अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। यही रीज़न है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत यानी फास्ट एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा जो है वह निम्न क्रियाएं संपादित होती है? तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं दिए गए हैं जो आहार नाल के किस भाग द्वारा संपादित होता है वह बताना है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्रिया दिया गया है वह है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का जो अवशोषण है वह क्षुद्रांत के द्वारा होता है, अर्थात छोटी आंत के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के द्वारा। सेकेंड नंबर है भोजन को चबाना। भोजन का जो चबाना है वह आहार नाल के किस भाग के द्वारा होता है? तो मुख गुहिका के द्वारा यानी मुंह के द्वारा होता है। भोजन को जो चबाते हैं वह मुंह के द्वारा चबाते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु जो नष्ट करता है वह आहार नाल के कौन सा भाग करता है? तो आमाशय। जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो आमाशय। ठीक है। फोर्थ नंबर है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का जो पूरा संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो वह क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है। 5 नंबर है मल का निर्माण। मल का निर्माण कब होता है? तो वेद्रांत में यानी बड़ी आंत में। ठीक है। तो क्लियर। 10 नंबर प्रश्न है मानव एवं अमीबा के पोषण में कई एक सामान्यता एवं एक अंतर लिखिए। मानव एवं अमीबा के पोषण में कई एक सामान्यता बताना है, सेम प्रोसेस क्या है यह बताना है, एवं एक अंतर यानी एक डिफरेंस भी बताना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है मानव एवं अमीबा के पोषण में एक सामान्यता यह है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थ में परिवर्तन होता है। जटिल खाद्य जो हम खाद्य पदार्थ जो है जटिल जो खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं वह एक जो है सरल पदार्थ में परिवर्तन होता है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। और इससे ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और दोनों में अंतर यह है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है।
मानव में जो है अंतर क्या है, तो मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोषीय जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। तो मानव में एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा में एक विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों से कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं एवं कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं। दोनों शब्दों का उचित जो है मिलान करना है, कौन सही है उसके साथ उसको मिलान कराना है। ठीक है। तो देखिए कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं वह है लाल ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत एवं विद्रांत। ये जो है कॉलम ए के कुछ शब्द है। इसी प्रकार से कॉलम बी के शब्द है पित्त रस का स्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाल रस का स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन को पूरा होना, जल का अवशोषण एवं मल त्याग। तो ये जो सही है कथन उसको एक दूसरे से मिलान करना है। कॉलम ए के सही को कॉलम बी के सही से मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है। लाल ग्रंथि का जो कॉलम बी में मिलान होगा वो होगा लाल रस स्रावित करना से। इसी प्रकार से है अमाशय। तो अमाशय का जो कॉलम बी में हम मिलान करेंगे वो होगा अम्ल का निर्मोचन करना। ठीक है। इसी प्रकार से है यकृत। तो यकृत का जो होगा वह पित्त रस का स्रवण। क्या होगा? पित्त रस का स्रवण। इसी प्रकार से है मलाशय। तो मलाशय में क्या होता है? तो बिना पचे भोजन का भंडारण। तो इसको हम लोग बिना पचे भोजन का जो भंडारण है उससे मिलान करेंगे। इसी प्रकार से क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत जो होगा वह पाचन का पूर्ण पूरा होना। ठीक है। या पाचन का पूर्ण होना या पाचन का पूरा होना। तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में क्या होता है? तो पाचन का पूरा होना। इसी प्रकार से है विद्रांत यानी बड़ी आंत। तो जल का अवशोषण। यहाँ पे क्या होता है? तो जल का अवशोषण होता है। ठीक है। लास्ट इसमें रह जाता है मल त्याग, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। इसका जो होता वो होता गुदांत। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। चित्र में जो है पाचन तंत्र दिया गया है उनका नामकरण यानी नाम लिखना है। तो उत्तर दिए गए चित्र के विभिन्न भागों का नामकरण इस प्रकार है। ये इसका मुख्य गुहिका है, यह लार ग्रंथि है, यह ग्रासिका है, यह यकृत है, यह पित्ताशय है, इस साइड में अमाशय है, यह अग्नाशय है, यह क्षुद्रांत या छोटी आंत है, यह विद्रांत यानी बड़ी आंत है, यह मलाशय है और यह गुदा है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाहन कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। प्रश्न है कि क्या हम हरी सब्जियां घास को खा करके जीवन निर्वाहन कर सकते हैं? क्या यह संभव है? तो इस पर चर्चा करना है। तो देखिए इसका जो उत्तर है, हरी सब्जियों व घास पर जीवन भर निर्वाहन करना संभव नहीं है। हरी सब्जियां या घास को खा करके जीवन भर जो है इससे निर्वाहन करना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जियों व घास से हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सब्जियां या घास से हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो सभी नहीं मिल पाता है। कुछ पोषक तत्व अन्न, दाल व दूध आदि से भी प्राप्त होते हैं। अतः सब्जियां, घास के साथ-साथ अन्य खाद्य पदार्थ का भी हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक है। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।